हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर आज हम बात करेंगे पादपों के आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में कि प्लांट्स जो हैं उनको कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पौधों की वृद्धि के लिए, उनको संतुलित रखने के लिए, उनके अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको पूरी तरीके से करने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पोषक तत्व होते क्या हैं बेसिकली, अगर हम ये बात करें तो वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों को वृद्धि एवं उपापचय में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पोषक तत्वों की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो पोषक तत्व वे तत्व होते हैं, वे तत्व जिनकी पौधों की वृद्धि व उपापचय के लिए, पौधों की वृद्धि व उपापचय के लिए आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उनको क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको मृदा के बारे में पढ़ाया था। मृदा के 3 लेसन हमारे हो चुके हैं और मृदा के बारे में मैंने आपको ये बताया था भाई कुछ ऐसे तत्व हैं जो मृदा में उपस्थित होते हैं, जैसे कि हम बात करें कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। इसके अलावा कुछ अकार्बनिक एलिमेंट्स जो हैं उनकी भी बात करी थी हमने। कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, कोबाल्ट हुआ, कॉपर, है ना, ये बहुत सारे एलिमेंट है एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट है आपको पता होगा कि मृदा से ये पौधों में जाते हैं। ठीक है, तो पौधों में अगर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पौधों को जो पोषक तत्व है वो मृदा से ही प्राप्त होते हैं। और वो किस रूप में प्राप्त होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सारे एलिमेंट्स जो है वो ये जो है वो पोषक तत्वों के रूप में उनको प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी क्या है? तो देखिए, पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से वनस्पति अथवा जनन की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पौधों के जो शरीर के भाग हैं, जैसे पत्तियां हुआ, इसके अलावा तना हुआ, जड़ें हुई, तो वो सारी की सारी जो है उनका डेवलपमेंट नहीं होता, उनका वृद्धि नहीं हो पाती। इसके अलावा किसी विशेष आवश्यक पोषक तत्व की कमी को केवल उसी तत्व को मृदा में आपूर्ति करके कमी को पूरा किया जाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे हम खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कई बार अपन यूरिया डालते हैं। यूरिया के अलावा फिर उसमें जो है वो डीएपी भी, डाइअमोनियम फास्फेट डाला जाता है। तो वो क्यों डाला जाता है? अगर आप यूरिया की बात करें तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो देखिए, इसमें नाइट्रोजन उपस्थित है, कार्बन भी उपस्थित है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है पादपों को किससे प्राप्त होते हैं? इन उर्वरकों से प्राप्त होते हैं। यानी कि पादप को उस एलिमेंट की जरूरत थी और वो एलिमेंट हमें पौधे को संश्लेषित रूप से उपलब्ध करवाना पड़ता है। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि पादपों को जो आवश्यक एलिमेंट हैं उनकी आपूर्ति करके ही पूरा किया जा सकता है। ठीक है, पौधे में तत्व का विशिष्ट दैहिक अथवा उपापचय कार्य जो है वो भी पोषक तत्वों के द्वारा ही किया जा सकता है। पौधों के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं वो उनको अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है उनकी खोज की थी, लेकिन वो सारणी बहुत बड़ी है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि आवश्यक पोषक तत्व और उनके प्राप्य रूप, यानी कि वो पौधों को कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये एक सारणी जो है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आवश्यक तत्व जो है इनके बारे में आपको इनका वर्गीकरण भी याद रखना है। कुछ मुख्य आवश्यक तत्व जो है वो कहां से कैसे प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जितने भी एलिमेंट हैं वो उनके संकेत क्या हैं और वो कहां से प्राप्त होते हैं। अगर हम ये बात करें तो सबसे पहले आता है कार्बन। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर पौधे के भार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कार्बन ही उपस्थित होता है। तो जो कार्बन है वो मुख्यतः CO2 से प्राप्त होता है और या फिर
अगर हम बात करें तो कार्बन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी प्राप्त होता है, जो कि भूमि से उसको मिलता है। हाइड्रोजन जो है पौधे को वाटर से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन जो है वो दो चीजों से रूप में प्राप्त होती है, वाटर से, और इसके अलावा जो वातावरण की जो ऑक्सीजन है वहां से भी ऑक्सीजन पादपों को प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में तीन इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK बोला जाता है, पर पौधे के लिए ये अति आवश्यक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो वो अमोनियम और नाइट्रेट से प्राप्त होता है, जैसे कि हमने आप डाई अमोनियम फास्फेट DAP, तो डाई अमोनियम फास्फेट जो डालते हो उसमें जो मुख्यतः अमोनियम की जो आपूर्ति है वो पौधे को की जाती है। फास्फोरस की बात करें तो ये है H2PO4 फास्फोरिक एसिड और HPO4, ये दोनों ही क्या है, अम्ल होते हैं, और ये जो है पौधे को क्या प्राप्त जो है फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा जो पोटेशियम है तो पोटाश जो है वो पोटाश जो है वो पोटेशियम की पूर्ति जो है वो पादप को कर देता है। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो चूना जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये पादपों को कैल्शियम की आपूर्ति कर देता है। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, और जो सल्फर है या गंधक है वो सल्फेट के रूप में पादपों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट कहां से प्राप्त होता है ये हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। लोहा जो है आयरन जो है Fe2O3 और Fe3 पॉजिटिव, यानी कि अकार्बनिक लवण जो होते हैं फेरस के ऑक्साइड या फेरस के हाइड्रोक्साइड, वो जो है वो पादपों को आयरन की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिंक की तो जिंक जो है वो Zn+2 के रूप में। इसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं। सूक्ष्म मात्रिक तत्व वो होते हैं जो आवश्यक तो होते हैं लेकिन उनकी आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है, जैसे कि Mn, कॉपर हुआ, बोरॉन हुआ, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, निकल, सोडियम और वेनेडियम। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि पादपों को आवश्यक तो हैं लेकिन इनकी मात्रा जो है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर ये आवश्यक होते हैं। तो यहां मैं आपको एलिमेंट्स के ही बारे में एक चीज और बता दूं कि पादपों को जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, मेनली ये तीन एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट जो है पादप को हवा से और जल से, इन दो चीजों से प्राप्त होते हैं। कार्बन जो है आपको पता है हवा से CO2 के रूप में प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मुख्यतः वाटर से या जल से प्राप्त होती है। तो ये तीन चीजें जो ऐसे प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं वो जो है उर्वरकों और खादों से मिलते हैं। बाकी एलिमेंट कौन से हैं तो आपको पता होगा, जिंक, कैल्शियम, ये सारे आयनिक फॉर्म में है, मैग्नीशियम हुआ, कोबाल्ट हुआ, कॉपर हुआ, ठीक है, मैग्नीज हुआ, आयरन, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं ये पादपों को उर्वरक जो डाले जाते हैं, और इसके अलावा जो खाद हम डालते हैं, चाहे वो जैविक खाद हो चाहे वो कृत्रिम खाद हो, वो खाद जो डाली जाती है वो इन तत्वों की आपूर्ति करती है। तो पादपों के जो सूक्ष्म और जो वृहद तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो कहां से प्राप्त होते हैं ये मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आवश्यक तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है और उनको किन आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, मात्रा के आधार पर अगर हम पोषक तत्वों का वर्गीकरण करें तो मात्रात्मक आवश्यकता की अगर बात करें तो पोषक तत्वों को तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में वो कौन कौन से हैं? वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी 1 ppm से अधिक मात्रा आवश्यक होती है, ठीक है, 1 ppm से अधिक मात्रा आवश्यक होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी 1 ppm से कम मात्रा आवश्यक होती है, और अति सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी 1 ppb से कम मात्रा आवश्यक होती है। अब ये ppm, ppm और ppb क्या चीज होती है इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ppm जो है उसको इंग्लिश में बोला जाता है पार्ट्स
पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। अब जो पार्ट्स पर मिलियन है इसका मतलब ये है कि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा जो है इनकी उसमें उपस्थित होती है। जैसे आपको पता होगा कि अगर मैं 10% की बात करूं तो 10% का मतलब ये हुआ कि 100 के अंदर 10, यानी कि 100 में 10 भाग अगर किसी चीज के उपस्थित हैं तो हम कहेंगे कि उसकी 10% मात्रा उपस्थित है। यही अगर हम 100 की बजाय 10 की पावर 6 की बात कर दें कि अगर कोई चीज इतने में उपस्थित है, यानी कि 100 में उपस्थित है तो हम प्रतिशत की बात करते हैं, लेकिन अगर 10 की पावर 6 का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 इतनी मात्रा में अगर किसी चीज को ढूंढा जाता है या किसी चीज को पाया जाता है तो वो मात्रा ppm में प्रदर्शित की जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सूक्ष्म मात्रा होगी, ठीक है। जैसे मान लिया कि 4 ppm कह दिया, 4 ppm उपस्थित है, तो 4 ppm का मतलब ये हुआ कि वो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख में अगर 4 कण उपस्थित हैं तो हम कहेंगे कि वो 4 ppm है। बात समझ में आई? अब ppm का एक फार्मूला भी होता है, तो ppm को अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ पर होता है पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा ग्राम में उपस्थित हो और अपॉन बिलियन का भार, यानी कि जिसमें वो उपस्थित है, बिलियन का आयतन लिख देते हैं, भार की जाए आयतन, इनटू 10 की पावर 6। तो ये फार्मूला है ppm निकालने का, ठीक है। 10 की पावर 6 का मतलब ये हुआ कि इतने 10 लाख के अंदर कितने कण उपस्थित हैं उनको हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, ठीक है। ऐसी एक दूसरी टर्म यहाँ पर आई हुई है ppb, इसको बोला जाता है पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन जो है इसको भी ऐसे याद किया जाता है, पदार्थ की मात्रा किसमें, ग्राम में, बटा बिलियन का आयतन इनटू 10 की पावर 9, यानी कि ये उससे भी अति सूक्ष्म मात्रा हो जाएगी। 10 की पावर 9, इसका मतलब एक के आगे 9 बिंदियां लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और भी सूक्ष्म मात्रा इसकी होती है। तो ppm और ppb का मतलब आपको समझ में आ गया क्या है। अब दोबारा इसको पढ़ते हैं कि अगर 1 ppm से अधिक मात्रा आवश्यक है किसी भी तत्व की तो फिर उस तत्व को हम वृहद पोषक तत्व कहते हैं। क्लियर है? अगर 1 ppm से कम मात्रा आवश्यक है तो फिर हम उसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे, और अगर 1 ppb पार्ट्स पर बिलियन से भी कम मात्रा, यानी कि और भी सूक्ष्म मात्रा या और भी कम मात्रा आवश्यक है तो फिर हम उसको अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। क्लियर हुई बात? तो इस प्रकार से इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन ये वर्गीकरण जो है ये अभी हमने सिर्फ इनमें नाम लिखे हैं, अभी हमने इसका उदाहरण इसके जो है वो नहीं लिखे हैं। तो देखिए जो वृहद पोषक तत्व हैं इनको, वृहद पोषक तत्वों को फिर 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है मुख्य पोषक तत्व और एक है गौण पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व और एक है गौण पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व जो है उसमें अभी जो मैंने लिखा था वो 3 आ जाएंगे, N, P और K, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। NPK जो है वो मुख्य पोषक तत्व होते हैं और पौधों को इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि चाहिए तो ये 1 ppm से भी ज्यादा, लेकिन 1 ppm के अंदर भी इन 3 की मात्रा जो है वो ज्यादा जरूरत होती है। तो NPK जो है मुख्य पोषक तत्व आ गया। इसके अलावा जो गौण पोषक तत्व हैं उसमें आ जाते हैं 3 एलिमेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो है इन 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, जो है मतलब है तो ये 1 ppm से ज्यादा चाहिए,
लेकिन इन तीनों की अपेक्षा ये तीन जो है वो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। बात समझ में आ गई होगी सबको। तो ये वृहद पोषक तत्व जो हैं उनको फिर दो भागों में बांट दिया जाता है, मुख्य पोषक तत्व और गौण पोषक तत्वों के अंदर। फिर बात आती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जिनको कि 1 ppm से भी कम जिनकी आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम सारे आ जाते हैं। आयरन आ जाता है इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर बात करें हम तो इसमें आ जाएगा आयरन, ठीक है। आयरन के अलावा इसके अंदर और जिंक आ जाएगा, ठीक है। बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर आ जाएगा, कॉपर, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीज आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा। ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं इसके अंदर। अति सूक्ष्म तत्व जो हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व वे हैं जिनकी मात्रा 1 ppb से भी कम मात्रा जो है वो आवश्यक होती है। तो इसके अंदर आ जाता है सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, रुबिडियम, सेलेनियम और गैलियम आ जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक कैटेगरी और भी है जिनको कि हम लाभदायक तत्व भी कहते हैं, लाभदायक तत्व, ठीक है। तो लाभदायक तत्व जो है उनके अंदर आ जाता है एल्युमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम और रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, निकल और क्रोमियम व आर्सेनिक। तो ये इतने प्रकार के जो हैं एलिमेंट, इनको इस प्रकार से बांटा जाता है। मेरे ख्याल है ये बात तो समझ में आएगी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और अति सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। मात्रा कैसे निर्धारित की गई है, ppm क्या होता है और ppb क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है भाई। चलिए तो देखिए एक और वर्गीकरण अपन पढ़ लेते हैं तत्वों के कार्य के आधार पर। अभी जो हमने वर्गीकरण पढ़ा वो तो था मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है तत्वों के कार्य के आधार पर उनको कितने प्रकारों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आधारीय तत्व, यानी कि जो बेसिक एलिमेंट है। बेसिक एलिमेंट का मतलब कि जो जिनसे पौधों का अधिकतम भाग जो है वो निर्मित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 95% भाग जो है पौधों का वो इन आधारीय तत्वों से ही मिलकर बनता है। और ये आधारीय तत्व सिर्फ 3 है भाई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 3 एलिमेंट जो है उनको आधारीय तत्व कहा जाता है, 95% भाग का निर्माण करते हैं। फिर दूसरे प्रकार के जो आते हैं इनको कहा जाता है संरचनात्मक या ऊर्जा नियामक तत्व। संरचनात्मक या ऊर्जा नियामक तत्व जो है उनका कार्य ये होता है कि वे ऊर्जा का संग्रहण करते हैं और इसके अलावा पादप की जो संरचनात्मक इकाइयां हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो इसमें 3 एलिमेंट आ जाते हैं N, P और K, नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस। तो 3 एलिमेंट जो है वो संरचनात्मक या ऊर्जा नियामक एलिमेंट जो है वो कहलाते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा जो प्रकार है वो होता है नियंत्रित तथा वाहक तत्व। नियंत्रक तथा वाहक तत्व ये वो एलिमेंट हैं जो कि पादपों के अंदर उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा पादपों में होने वाली जो स्थानांतरण की क्रियाएं हैं, जिनके अंदर अभिक्रियाओं में अभिकारकों का, उत्पादों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है, वो स्थानांतरण की और उपापचयी क्रियाएं जो हैं वो इनसे नियंत्रित होती है। और इनमें आ गया कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है वो मुख्य रूप से काउंट होते हैं। फिर चौथे प्रकार के जो एलिमेंट हैं उनको कहा जाता है एंजाइम उत्प्रेरक तत्व, यानी कि पादप के अंदर जो होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जिनको हम कहते हैं, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो पादपों में कुछ तत्वों के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। जैसे कि आप केमिस्ट्री के अंदर उत्प्रेरक पढ़ते हो तो उत्प्रेरित होती हैं। वो उत्प्रेरक जो हैं कौन कौन से हैं, जैसे आयरन हुआ, मैग्नीज हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, इसके अलावा बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो उत्प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं, जो कि पादप की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है भाई। तो ये आज हमने सिर्फ 2 प्रकार के पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ लिया। इसके अलावा पोषक तत्व हैं कौन कौन से वो हमने पढ़ लिए हैं और वो किस किस रूप में पादप को प्राप्त होते हैं,
ये हमने आज पढ़ा। तो पोषक तत्वों के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में मैं आपको कुछ और वर्गीकरण बताऊंगा, जिनके अंदर हम पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों को कुछ और प्रकार से कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। थैंक यू।